दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से एक प्रश्न लेके आया हूँ, जो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से फिर से पूछा है कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सन और मून को क्यों एज अ प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाता है, जबकि मॉडर्न विज्ञान इसे सन को सूर्य को एज एक स्टार की तरह कंसिडर करता है और मून को एज अ नेचुरल सैटेलाइट के तौर पे कंसिडर करता है। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आया हूँ। प्राचीन काल से ही भारत में भारत के जो ज्योतिष विज्ञान है वो आध्यात्म और विज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ था। वो ऐसे ही उन्होंने सूर्य को और चंद्रमा को प्लैनेट के तौर पर कंसिडर नहीं किया गया। हाँ, कि जो प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है, उन दोनों की परिभाषाओं में भिन्नता होगी। अतः ये अ, ये सवाल उठता है कि इन दोनों में समानता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष विज्ञान है पूरी दुनिया को, वो हिंदू धर्म ने ही पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी स्थान के ऊपर या किसी देश के ऊपर या धरती पे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही इसमें पता कर लिया जाता था। इसमें कोई शक नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं है कि ये एक प्रकार का विज्ञान ही है। आज इस प्रकार हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं बहुत प्रकार के नेचुरल सैटेलाइट के तौर पे, उसी प्रकार ये भविष्य में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं से ही ये पता कर लेते थे कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटने वाला है। और जब किसी व्यक्ति का किसी समय पे जन्म होता है, उस समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पता की जाती है उनके जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान के अनुसार। तो उस व्यक्ति के भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती थी, उन घटनाओं को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता था। तो ये किस तरह से कर सक उस उन पे ऊपर बहुत सारे गहन शोधन कर सकते हैं। आज प्राचीन काल के इन सब शोधन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के योग बनते थे ग्रह नक्षत्र के अनुसार, जिसका प्रभाव धरती पर पड़ता था। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 प्लैनेट्स होते हैं। जो हिंदू धर्म के जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह होते हैं, जिनका नाम है, प्रथम है सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि शनि होते हैं। ये 7 होते हैं और 2 और ग्रह होते हैं, राहु और केतु। तो बहुत लोगों को ये आश्चर्य लगेगा कि राहु और केतु कोई प्लैनेट्स तो नहीं हैं, फिजिकली ये तो मौजूद नहीं हैं, तो ये राहु केतु कहाँ से आ गए। तो राहु केतु फिजिकली मौजूद नहीं होने से भी इनकी प्रभाव धरती पर रहने वाले प्राणियों पे पड़ता ही है। इसका परिभाषा, जो ग्रह हैं उनकी परिभाषा ज्योतिष विज्ञान में एक अलग प्रकार से की गई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सूर्य का अर्थ है सन, मून का अर्थ है चंद्रमा, मर्क्यूरी बुध को कहते हैं, बुध मर्क्यूरी है, वीनस शुक्र है, मार्स मंगल है, जुपिटर बृहस्पति है, सैटर्न शनि है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह कहाँ है, फिजिकली नहीं होने की वजह से किसकी छाया, कौन सी छाया, हम यहाँ पे विचार करेंगे। वैज्ञानिक रीति में मैं आपको एविडेंस भी प्रोवाइड करूँगा राहु और केतु किन को कहते हैं। तो एक आधुनिक विज्ञान के अनुसार सौरमंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं, जिनमें से पहले इनको 9 ग्रह आधुनिक विज्ञान मानता था। उनमें से एक ग्रह को निकाल दिया गया है, जिसको हम कहते हैं प्लूटो। प्लूटो को निकालने का कारण ये है कि वो
जो ग्रहों की परिभाषा की गई है आधुनिक विज्ञान में, वो उसके श्रेणी में नहीं बैठता था, इसलिए उसको सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणियों से निकाल दिया गया है। जबकि आधुनिक विज्ञान का जो ग्रहों का जो परिभाषा है और जो प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में जो ग्रहों की परिभाषा है, उनमें भेद है, दोनों अलग प्रकार के परिभाषा हैं। तो जो आधुनिक विज्ञान जिन ग्रहों को मानता है वो 8 प्लैनेट्स के नाम हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जबकि प्लूटो को आधुनिक विज्ञान में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनके आधुनिक विज्ञान के जो परिभाषा है, ये ग्रह उनके सटीक परिभाषा पे नहीं बैठता। आधुनिक विज्ञान का जो ग्रहों की परिभाषा वो ये है कि जो ग्रह धरती के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको जो वो हेवनली बॉडीज़ जो ग्रहों की सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। तो ऐसा है, जबकि हम सूर्य को केंद्र मान के सौरमंडल में उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों को हम ग्रह कहते हैं। जबकि प्राचीन काल में धरती को एज अ सेंटर कंसिडर किया जाता था, और धरती के चारों तरफ जो ग्रह घूमते थे, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, उनको उन्होंने ग्रहों की श्रेणी में रखा। और ग्रहों की दूसरी परिभाषा है जिनसे रेडिएशन धरती तक पहुंचती है और धरती के रहने वाले जीवों पे असर करती है, उनको ग्रह कहा जाता है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो धरती के चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज़ घूमती हैं धरती के चारों तरफ, और उनका रेडिएशन धरती तक पहुंचता है और जो धरती पर रहने वाले प्राणियों के जीवन पर असर करता है, हम उनको ग्रह कहते हैं। तो ये प्राचीन विज्ञान का प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का परिभाषा है, और आधुनिक विज्ञान का जो परिभाषा है वो इससे भिन्न है। जो आधुनिक विज्ञान बोलता है कि जो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्यमंडल का जो केंद्र है सूर्य, उसके चारों तरफ जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। जबकि प्राचीन भारत में धरती को केंद्र मान के और धरती पे आने वाले जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, उनको जो धरती पे रहने वाले जीवों के ऊपर उन रश्मियों का, रेडिएशन का असर होता था या उनके जीवन में परिवर्तन लाता था, हम उनको ग्रह कहते हैं। इनमें सूर्य भी आते हैं, इनमें चंद्रमा भी आते हैं। हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया है। क्योंकि प्लूटो का जो मून है, जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है, उन दोनों का साइज़ लगभग एक जैसा ही है। वो जब प्लूटो का मून प्लूटो के चारों तरफ घूमता है, ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से कौन सैटेलाइट है और कौन प्लैनेट है। तो क्यों इस जो प्लैनेट का जो प्लैनेट होने का जो सैटेलाइट होने का जो डेफिनेशन है, वो ग्रहों की चारों तरफ, जो प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगा है, उससे हम सैटेलाइट कहते हैं या नेचुरल सैटेलाइट या मून कहते हैं। जबकि प्लूटो के केस में ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि प्लूटो सैटेलाइट है या प्लूटो का मून उसका सैटेलाइट है। तो इसमें नहीं होने की वजह से ये ग्रहों की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। ये आधुनिक विज्ञान का परिभाषा था। जो भी जैसे कि हमने परिभाषा सुना प्राचीन भारत के ज्योतिष विज्ञान का, कि जो भी हेवनली बॉडीज़ वो रेडिएट करती हैं, रेडिएशन छोड़ती हैं और धरती तक पहुंचता है, जो धरती पर रहने वाले जीवों पे असर करता है, हम उससे प्लैनेट कहते हैं। और भी एक सवाल है कि क्या सभी हेवनली बॉडीज़ धरती तक, वैसे तो बहुत सारे हेवनली बॉडी स्पेस में हैं जो धरती तक रेडिएशन भेजती हैं, तो क्या हम सभी को प्लैनेट्स कहेंगे? ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भी एक परिभाषा में ये भी है कि जिनकी रेडिएशन धरती तक पहुंचती है, उनको ही हम प्लैनेट्स कहेंगे। जबकि यूरेनस और नेपच्यून्स को ग्रहों के श्रेणी में प्राचीन भारत में नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ जगहों पे यूरेनस को गणनाओं में कंसिडर किया जाता है ज्योतिष विज्ञान में, लेकिन यूरेनस नेपच्यून को नहीं रखा, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून बहुत दूर होते हैं, धरती से बहुत दूर हैं, जिनकी रेडिएशंस धरती तक पहुंच नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इनकी खुद की कोई रेडिएशंस नहीं होती है, लेकिन धरती
इनको रेडिएट करती है। मून का कोई रेडिएशंस नहीं है, लेकिन सूरज की किरणें उन प्लैनेट से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं धरती की तरफ, जिसके वजह से धरती के सतह पे रेडिएशंस पे लोगों के जीवनों पे प्रभाव डालता है। ये माना जाता है प्राचीन भारत के ज्योतिष विज्ञान में। इसलिए यहाँ पे बृहस्पति के बाद जुपिटर के बाद, बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह प्लैनेट्स हैं उनको कंसिडर नहीं लिया जाता। यूरेनस को कुछ जगहों पे कंसिडर किया, जिसको हर्षल ग्रह के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो दूसरे प्रकार के हैं जो रेडिएट करते हैं, और जो रेडिएट जिनकी जो जो रेडिएशंस को रोकते हैं और उनकी परछाई धरती पे पड़ती है, उनको एज ए कंसिडर किया जाता है प्लैनेट के तौर पे। तो यहाँ पे पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल है कि अभी हम बात करेंगे छाया ग्रहों के विषय में, जो हम बोलते हैं राहु और केतु। प्राचीन भारत में ये भी कंसिडर किया जाता था कि अर्थ प्लैनेट नहीं है, ये एक केंद्र माना जाता था, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसको हम एज अ रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करते हैं। तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं करते थे। तो इसलिए धरती को यहाँ पे प्लैनेट नहीं कंसिडर किया गया है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में अर्थ को कंसिडर नहीं किया जाता है। हाँ, जितने भी बाकी के जो धरती के चारों तरफ रोटेट करते हैं, घूमते हैं, उनको हम एज अ प्लैनेट कंसिडर करते हैं ज्योतिष विज्ञान में। मॉडर्न साइंस में वहाँ पे ऐसा कोई प्लैनेट्स नहीं है जिनका नाम है राहु और केतु, लेकिन हिंदू ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका नाम है राहु और केतु। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में इन दो प्लैनेट्स को भी कंसिडर किया जाता है। ये शेडो प्लैनेट्स होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, राहु और केतु जो हैं ये शेडो प्लैनेट्स हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिस टू प्लैनेट्स आर शेडो प्लैनेट्स। उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये शेडो है। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि ये शेडो हैं, तो ये किसके शेडो हैं? राहु और केतु किसके शेडो हैं? जब भी सूर्य ग्रहण होता है, आमतौर पे हम हमारे दादा दादी या माता पिता से सुने होंगे कि सूर्य ग्रहण के समय जो राहु होता है वो सूर्य को पूरा जो केतु होता है वो पूरा सूर्य को राहु जो होता है वो सूर्य को पूरा निगल जाता है। तो ये जो घटना घटती है, हमको पता है कि किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, मॉडर्न साइंस के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा और अर्थ जब एक लाइन में आ जाते हैं तो मून धरती पर मून की, चंद्रमा की परछाई पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मून है वो सूर्य को निगल रहा है। तो मून जब सूर्य को निगल रहा है तो हम उसको बोलते हैं राहु सूर्य को निगल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मून राहु निगल रहा है। एक्चुअली उससे जुड़ा यह घटना है कि मून की जो परछाई धरती पर गिर रही है, दैट इज़ कॉल्ड शेडो। मून की परछाई यही राहु है। यही ज्योतिष गणनाओं में, क्योंकि भले इसका रेडिएशंस नहीं है पर ये सूरज से आने वाले रेडिएशंस को रोक रहा है जो धरती पे गिरता है, यही राहु कहलाता है। तो द मून कम्प्लीटली जो कवर्स द सन इन डे टाइम, दिन की जब सोलर एक्लिप्स होता है उस समय जो चंद्रमा होती है वो पूरी तरह से सूर्य को कवर कर देती है और उसका शेडो धरती पे पड़ता है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा डार्कनेस होता है। इससे लोग डरते भी हैं, क्योंकि ये राहु की घटनाएं धरती पर घटती है। इसलिए इसको द शेडो ऑफ मून, जो मून का जो शेडो होता है उसी को ही राहु कहा गया है। अब हम केतु पे आते हैं। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो हमको पता है, आधुनिक विज्ञान में ऐसा कहा गया है, आधुनिक विज्ञान में ऐसा घटना घटती भी है। कहा गया है कि जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो सूरज धरती के द्वारा कवर कर लिया जाता है, जिससे धरती की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है। ऐसा लगता है कोई छाया है जो मून को निगल जा रहा है।
तो उसी को ही बोलते हैं केतु चंद्रमा को खा रहा है। तो वो जो अर्थ का जो परछाई है जो मून पे पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं केतु। इस प्रकार से द शेडो ऑफ अर्थ फॉल ऑन मून्स एंड मून्स लुक लाइक हाइडिंग अंडर द शेडो इवन इन फुल मून नाइट। तो इसीलिए जो धरती की परछाई है उसको केतु कहते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या यह शेडो कंटिन्यूसली सोलर सिस्टम में रहता है? हाँ, इसका शेडो कम्प्लीटली सोलर सिस्टम में रहता है। बाकी के प्लैनेट्स के शेडो धरती पे इतना जल्दी नहीं पड़ते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन सबसे नज़दीक जो है वो मून और धरती ही हैं। तो इन्हीं से ही छाया आकृति बनती है। तो क्या ब्रह्मांड में ऐसे रहते शेडोज़ रहते हैं? हाँ, शेडोज़ ऐसे धरती पे बने रहते हैं। हाँ, वो सीधा मून और धरती पे असर नहीं करते जल्दी, पर ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान ही करते हैं। पर इनकी स्थितियों को ज्योतिषीय गणनाओं में कंसिडर किया जाता है, माना जाता है कि मनुष्य के जीवन पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम चलते हैं अभी राहु और केतु का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो एक कथा प्रचलित है हिंदू पौराणिक कथाओं में, हिंदू पौराणिक कथाओं में, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय देवता और दानव दोनों ही समुद्र मंथन में सहयोग कर रहे थे। एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे। तो उसमें से जो समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश बाहर निकलता है, तो उससे अमृत कलश बाहर निकलता है, उससे देवताओं के लिए था, लेकिन वहाँ पे देव और असुरों में संग्राम हुआ और जो वो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। अमृत जैसा नाम बता रहा है, अमृत, जिसका मृत्यु ना हो। तो जिसके वजह से लगे ना, अगर भगवान शिव ने ऐसा सोचा, अगर दानवों को अमृत मिल गया तो सदैव वो अमर रहेंगे और पाप कर्म करते रहेंगे। तो उनको दानवों से अमृत को बचाने के लिए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्होंने माया रच के देवताओं को अमृत दिया और दानवों को मदिरा पान करवाया। उस समय छल से एक राक्षस राहु, एक राक्षस वो जाके देवताओं में शामिल हो गया, रूप धारण करके, अपना रूप बदल कर। तो उन्होंने कुछ हद तक अमृत का पान कर लिया था। पान करने के वजह से तो जब भगवान नारायण को पता चला मोहिनी रूप में, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के काट दिया। अमृत जब तक गले तक उतरा ही था तो आधे शरीर तक जा नहीं पाया, वो गले तक ही रहा। तो ऊपर का जो सिर वाला हिस्सा था वो केतु का है और शरीर वाला हिस्सा जो है वो राहु का है। सॉरी, गलत हो गया। सिर वाला हिस्सा जो था वो राहु था और नीचे जो शरीर वाला हिस्सा है वो केतु था। राहु के पास विवेक, राहु का सिर का हिस्सा का अर्थ होता है विवेकशील, जिनमें विवेक हो, समझ हो, लेकिन वो दानव वृत्ति का। और जो केतु है उस पर विवेक वृत्ति नहीं है और वो संहारककारी है, वो नाशकारी है, विनाशकारी शक्ति है केतु। तो राहु विवेकशील है क्योंकि उसके पास सिर का हिस्सा था, इसलिए वो बुद्धिशील है। तो ये एक इंडिकेशन मात्र था, ना कि इसकी गणनाएं भी इसी तरह से की जाती है। राहु और केतु ये मन पर प्रभाव पड़ते हैं कि इन ग्रहों का असर किस प्रकार से होता है। अगर ज्योतिषीय गणनाओं को देखें तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो मून होता है वो मन का अधिपति होता है, मन को नियंत्रण करता है और मन को नियंत्रित धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके मन को कंट्रोल में रखता है मून। जिस तरह मून जिस राशि में होता है उसका मन भी उसी प्रकार का माना जाता है, उसका मन भी उसी प्रकार का होगा। जो राहु है, जबकि वो मून की छाया है, चंद्रमा की छाया होने की वजह से उसको हम राहु कहते हैं। राहु का जो असर है, राहु में देखो सिर का हिस्सा है तो मन का हिस्सा है, तो मन पर काबू करते क्योंकि उस पर बुद्धि है, सिर है। तो वो मून जो है, मून अगर पॉजिटिव विचार लाता है तो राहु उसका उल्टा होता है, नेगेटिव विचार लाने वाला होता है। ये राहु की
गुणता है, ज्योतिषीय गणनाओं में इसकी गणना की जाती है। शैडो ऑफ अर्थ जो है वो केतु है, ये राहु से भी ज़्यादा नेगेटिव देता है। इसमें कोई विचार नहीं है, कुछ समझ नहीं है, ये ग्रसित कर देगा इंसान को। राहु इस ज्योतिष गणना में गणना की जाती है, राहु ने अमृत का कंज्यूम किया था, जबकि केतु को नहीं मिला। केतु इसकी बहुत विरोधी था, जिस तरह से किसी को खाना परोसा गया हो लेकिन खाना ना खा पाए तो वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, उसी प्रकार केतु का स्वभाव है। हमने जैसा कहा कि क्वालिटी, अर्थ के जो गुण धर्म हैं वो जीवन देने का प्रतीक है, जीवन देने का, संभालने का प्रतीक, पालन का प्रतीक, पालन की क्वालिटी है अर्थ में। सबको दान की प्रकृति है, सबको देता है। जितने सारे धरती पे कितने सारे जीव जी रहे हैं, अपना जीवन पाल रहे हैं और धरती सहन कर रही है। लेकिन केतु की जो प्रकृति होती है, अर्थ जो है, अर्थ की जो छाया है वो केतु कहलाता है ज्योतिषीय गणनाओं में। ये जीवनों को नाश करती है, ये सहन करने की इसमें बिल्कुल शक्ति नहीं। अर्थ के अंदर जो है सहन शक्ति है, इसकी उल्टी केतु की, जो अर्थ की परछाई है, शेडो है, वो केतु कहते हैं, उसकी सहन करने की बिल्कुल शक्ति नहीं होती। अर्थ में दान की शक्ति है, जबकि केतु में दान करने की शक्ति नहीं है। अर्थ में जीवन की शक्ति है, केतु में उसकी जीवन देने की शक्ति नहीं है। अतः दोस्तों, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ज्योतिषीय गणनाओं में राहु और केतु का महत्व है, और सूर्य और चंद्रमा को क्यों ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि मैंने ये प्रश्न दोस्तों ने भी पूछा था, मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा था मेरे से कि ऋषि मुनि तो ऐसे थे कि उनको समझ नहीं थी कि सूर्य तो एक स्टार है, मून एक, अरे सूर्य तो एक स्टार है और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मैं उनसे कहता, ऋषि मुनि आज के विज्ञानियों से पहले के विज्ञानी हैं, उन्होंने उस चीज़ को उस समय के अनुसार उनको परिभाषित किया था, आज के हिसाब से नहीं। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत पिछड़े हुए विज्ञान हैं। आज के विज्ञानी बहुत सारे अन्वेषणों को ब्रह्मांड के बाहर नहीं पहुंच सके और ना ही जान सके हैं। लेकिन जो प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं उनको इसका बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने इसके मनुष्य के जीवन पर प्रभाव करने वाले जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको बहुत अच्छे से समझ थी, वो इनको समझते थे। तो बहुत सारे भी टीवी पे डिबेट में सूर्य चंद्र ग्रहण में जब होते हैं तो टीवी पे बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा कोसते रहते हैं कि हिंदुओं में सूर्य को ग्रह मानते हैं और सैटेलाइट को ग्रह मानते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु जैसा कोई ग्रह नहीं है। तो उनको रिसर्च करना चाहिए कि विज्ञान वो है जो हर चीज़ को माने पर उस पर अन्वेषण करे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो इसको जानते नहीं हैं कि राहु और केतु शेडो प्लैनेट्स, इनको छाया ग्रह कहा गया। किसकी छाया? उनकी एनालिसिस होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी छाया ग्रह थे। और दूसरी चीज़, सूर्य और चंद्रमा को क्यों ग्रह कहा जाता है। हाँ, मॉडर्न साइंस में भले ही इनकी जगह नहीं है, लेकिन उनकी परिभाषा और ज्योतिषीय परिभाषा और जो आधुनिक विज्ञान उनकी परिभाषाओं में बहुत प्रकार का भिन्न है। तो अतः हमें किसी के प्राचीन विद्याओं का कोसना नहीं चाहिए। अतः मैं इसमें अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।